तो हेलो नीट एस्पिरेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, जो कि क्लास 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में आता था पहले। अब चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि सॉलिड स्टेट हट चुका है, तो आपके पास अब केवल 12th के अंदर 3 चैप्टर बचे हैं: सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आज पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आप देखिए बहुत ध्यान से, चीज़ों को बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना है कि आज अगर आप इस वीडियो को पे समय अपना स्पेंड करते हैं, तो आज के बाद कंसेप्चुअली आपको कहीं भी फंसने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए बहुत एक एक चीज़ मैंने इस पर रिसर्च करा है, प्रैक्टिस करी है, तब मैं इस चीज़ों को ले आया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हर एक ग्राफ, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को मैंने इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही प्यार से देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। देखिए क्या है कि अपने पास 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं: ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। आप जब देखेंगे कि आप एक बीकर में अगर पानी के मॉलिक्यूल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल है, और उसमें आप सोडियम क्लोराइड अगर डाल देंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड पानी के साथ डिजॉल्व होके सोडियम क्लोराइड को तोड़ देगा, किसमें? सोडियम प्लस एक्वस और Cl माइनस में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, क्या? पानी के अंदर NaCl क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर बात करके चले बेटा, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर इसमें डिस्पर्सन देखा जाता है। जैसे कि आपने पानी के मॉलिक्यूल लिए, वाटर मॉलिक्यूल को बीकर से भर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने ऑयल मिक्स कर दिया इसके अंदर। और जैसे ही आप ऑयल मिक्स करेंगे, तो ऑयल की एक लेयर ऊपर बन जाएगी, ऑयल की एक लेयर ऊपर बन जाएगी, और पानी नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ऑयल की लेयर ऊपर डिस्पर्स करेगी, मतलब तैरेगी, ठीक है। दूसरी बात, सस्पेंशन क्या होता है? जैसे कि आपने पानी लिया बीकर में, और पानी में मिला दिया क्ले, क्ले मतलब मिट्टी। मिट्टी को जब आप मिलाते हैं पानी में, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे, जब पानी स्थिर हो जाता है कुछ देर बाद, तो उसके बाद जो क्ले का पार्टिकल होता है वो नीचे जाके क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, नीचे जाके सस्पेंड हो जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन, ठीक है। जैसे कि आप अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो इसमें सिंगल फेज देखा जाता है, यानी कि जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सॉल्यूट का फेज होगा। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, और डिसॉल्व होने के बाद एक सिंगल फेज बनाएंगे, दैट इज लिक्विड स्टेट, दैट इज लिक्विड स्टेट। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर 2 फेज देखने को मिलेगा, एक तो ऑयल वाले फेज और दूसरा वाटर वाला, ठीक है। 2 फेज हेट्रोजीनस, समझ रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी डिजोल्यूशन नहीं हुआ है। जबकि सस्पेंशन में आप देखेंगे, इसमें भी 2 फेज मिलेगा, इसको भी हेट्रोजीनस सस्पेंशन बोलेंगे, इसको हेट्रोजीनस कोलाइडल बोलेंगे। अगर हम साइज की बात करके चलें, तो साइज जो ट्रू सॉल्यूशन का होगा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होगा। और सस्पेंशन का जो साइज होगा मोर देन 1000 नैनोमीटर होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर होगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से इन दिस चैप्टर वी डील्स विद द ट्रू सॉल्यूशन ओनली, यानी कि हम अब यहाँ से केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बात नहीं करेंगे, सस्पेंशन की बात कोई भी नहीं करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बात करनी होगी तो हम सरफेस केमिस्ट्री नाम के चैप्टर है उसमें बात करेंगे, जो भी इसका टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। देखिए, एवरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है कि सारा जो भी सॉल्यूशन है, हर एक सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है,
बट क्या हर मिक्सचर सॉल्यूशन है? नहीं, हर मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तीसरी बात, द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर एज द फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्वेंट का फेज है वो सॉल्यूशन के फेज से मैच करना चाहिए। यानी कि आपने एक वाटर में अगर मान लीजिए शुगर मिला दिया, ठीक है, वाटर में क्या मिला दिया? शुगर। वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब कुछ देर बाद देखेंगे शुगर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, और शुगर डिसॉल्व होते ही इसका फेज दोनों का क्या हो जाएगा? लिक्विड। यानी कि जो ओवरऑल सॉल्यूशन का फेज है वो लिक्विड आ चुका है। क्या आ चुका है? लिक्विड। It is not necessary that the phase of solution is always liquid. It may be gaseous or solid also. समझ रहे हैं? ये बात को ध्यान रखिएगा। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट बात करते हैं कि कितने कंपोनेंट है इसमें, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। और जब दो कंपोनेंट मिल रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का क्या नाम होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। मेजर अमाउंट क्या होगा? सॉल्वेंट का। मेजर अमाउंट क्या होगा? सॉल्वेंट का। लेकिन ये बात हर समय सही नहीं है, हर समय सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कहीं 30 ग्राम वाटर लिया और आपने उसमें 40 ग्राम शुगर मिला दिया, 40 ग्राम शुगर मिला दिया, तो सॉल्वेंट का काम तो अभी भी वाटर ही कर रहा है, सॉल्वेंट का काम अभी भी वाटर ही कर रहा है। लेकिन 40 ग्राम शुगर मिलने के बाद अभी भी लिक्विड बना हुआ है, वो अभी भी वो लिक्विड बना हुआ है, तो ऐसा हर बार सही नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी हमारी कहती है कि सॉल्वेंट जो होगा मेजर अमाउंट में होगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा? मेजर अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट दोनों ही मिला के क्या बनाएंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर में जो जो मेजरली हम बात करने वाले हैं, दो तीन टॉपिक हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपके सामने वेपर प्रेशर टाइप की प्रॉपर्टी जो भी हैं, वो सारी की सारी हम बात करने वाले हैं। तो सब इन्हीं डिस्कशन में सबसे पहले हम लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या है ये कंसंट्रेशन टर्म? इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। समझ गया? इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? मतलब कि जो भी है सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट में, ये हम किससे डिसाइड करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म से। किससे? कंसंट्रेशन टर्म से। जैसे उन्हीं में पहला है ग्राम पर लीटर, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये स्मॉल एम है, मोलैलिटी, पीपीएम, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, और 9 नंबर में आता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन सारी बातों को हम कंसंट्रेशन टर्म में डील करने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, और पहला जो अपने पास है ग्राम पर लीटर, उसको देखते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि x ग्राम पर लीटर, सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। सर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ ना। तो बेटा एग्जाम्पल देखो ना, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 2 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaOH है। 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है? 2 ग्राम NaOH है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर 1 लीटर में 2 ग्राम NaOH है, तो अगर मैं पूछूं कि 2 लीटर में कितना होगा, तो 4 ग्राम हो जाएगा। यूनिटरी मेथड। समझ रहे हैं? दूसरी बात, परसेंट परसेंट वेट बाई वेट सॉल्यूशन, ये कैसा होगा? यूनिटलेस। ये कैसा होगा? यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, और दो सेम रेशियो को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट तो कट जाएगा, तो इसलिए परसेंट वेट बाई वेट सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिटलेस। जैसे आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ आ जाए x परसेंट वेट बाई वेट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में
x पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके बताओ ना। जैसे बेटा 0.4% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। सर मैं तो फॉर्मूला याद करता हूँ, फॉर्मूला बता दो ना। ठीक है बेटा, देखो परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वेट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 करेंगे, आपके सामने परसेंट वेट बाई वेट निकल के चला आएगा। बट बहरहाल आप देखिए कि आप अगर इस मेथड से करते हैं तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो आप दोनों समझिए, अगर कहीं 0.4% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब ही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.4 ग्राम NaOH है, 0.4 ग्राम NaOH है। ठीक है, जरा देखिए तीसरा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, इसके पास यूनिट होगी, क्यों? क्योंकि अब ऊपर क्या है, मास है, नीचे क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ऊपर मास है मतलब वेट है और नीचे वॉल्यूम है, तो ये यूनिटलेस थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो यूनिटलेस होगा, ये तो यूनिट इसके पास होगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप देखेंगे 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में x पार्ट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में x पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। एग्जांपल देके बताओ सर, जैसे कि 4% वेट बाई वॉल्यूम कहीं अगर लिखा हुआ है HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.4 ग्राम HCl प्रेजेंट है। ओवरऑल इसी तरीके से आप आगे चलेंगे। जैसे देखिए परसेंट वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्योंकि अब ऊपर वो भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, दोनों की यूनिट सेम होगी, और अगर दोनों की यूनिट सेम होगी तो एक यूनिट से एक यूनिट कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट वेट परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यूनिट लेस हो जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में x ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। एग्जांपल जैसे 4% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 4 ml H2SO4 प्रेजेंट है। सर आप तो फॉर्मूला बता दो मेरे को, मैं तो फॉर्मूला याद करता हूँ। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 करेंगे, आपका के पास क्या निकल के आ जाएगा, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब जरा देखिए जो पांचवा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में होना जरूरी है तभी ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब देखिए हमने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हो था, आपको याद हो तो आपको मैं बता दूं, जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हमने इस फॉर्मूले को यहीं से डिराइव किया था, डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जैसे परसेंटेज कभी दिया हो, ठीक है, तो परसेंटेज डी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी है। समझ रहे हैं, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम की इवन शुरुआत भी हमने इसी फॉर्मूले से करी थी, एक्टिव मास निकालते हुए। ठीक है, अब देखिए एक्स मोलर सॉल्यूशन, अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, एक्स मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में एक्स मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। सर आप तो बता दो मेरे को कि कहीं पे अगर 0.2 मोलर NaOH लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या समझेंगे बेटा, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास 0.2 मोल NaOH का प्रेजेंट है। समझ रहे हैं, उसी तरीके से आप इन्वेंटरी मेथड लगाएंगे, तो अगर कोई आपसे 2 लीटर सॉल्यूशन में पूछ ले वही, तो 0.4 मोल NaOH आ जाएगा। अगर 3 लीटर में पूछ दे तो 0.6 मोल NaOH आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, ऐसे। जरा देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी समझ रहे हैं, ये है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखिए, ये आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपसे वो कभी पूछ दे
कि मोलैरिटी बताओ बेटा एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव। इसको बहुत अच्छे से हम डिटेल वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको अभी के लिए रीनीट का जो पेपर होने जा रहा है, रीनीट 2026 का पेपर जो होने जा रहा है, उसके लिए आप ध्यान रखें कि ये इंटेंसिव होगा। जनरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है बेटा, वो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए मोलैरिटी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि बेटा अगर आपके पास मोलैरिटी 0.2 गिवन है, मोलैरिटी 0.2 गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पता है आपको, तो क्या आप मोल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। बताओ अगर आपको मोलैरिटी 0.2 पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर पता है, तो क्या इसकी मोल निकाल सकते हो? यानी कि इसका मोल कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। इसमें अगर बात करें तो मोल 0.4 आ जाएगा। इसमें अगर बात करें तो मोल कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से, यानी कि मैंने कुछ नहीं करा है, बस इसको मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमारे पास क्या आ गया है? मोल। बस उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज किया है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू मोल्स, यही वाली बात समझ रहे हैं। अगर यही ml में हो तो क्या आएगा? हमारे पास मिली मोल आएगा। क्या आएगा? मिली मोल आएगा। अगर एक मोल, क्योंकि एक मोल में 1000 मिली मोल होता है, एक मोल में कितना मोल होता है? 1000 मिली मोल होता है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में 1000 ml होता है। ये चीजें तो आपको पता है, ठीक है। चलिए अगर बात करें फॉर्मेलिटी की, किसकी? फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है बेटा, ये एक टाइप का मोलैरिटी ही है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो हम मोल्स लिखते हैं गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, वहाँ पे फॉर्मूला का मास अगर लिख दिया जाए, किसका मास लिख दिया जाए? फॉर्मूला का मास लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी हो जाएगी। यही फॉर्मेलिटी हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? कंसंट्रेशन नंबर 6 देखिए जरा, नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको काम आने वाला है ये, और इसलिए बहुत प्यार से इसको समझ लीजिए। समझ रहे हैं? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? बताते हैं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बताते हैं, बहुत प्यार से सीखेंगे। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हैं? और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? सर वो बता दो मेरे को, मेरे को तो वो जानना है। तो बेटा जैसे अगर अभी आप समझिए 0.2 नॉर्मल NaOH लिखा हुआ कहीं है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH प्रेजेंट है। अगर कहीं 2 लीटर सॉल्यूशन है तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सर अभी भी आप बताए नहीं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। यस बेटा बता रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बेटा इक्विवेलेंट वेट हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट में कि मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, इसलिए मैं कोई भी चीज फालतू की नहीं पढ़ाता कहीं भी, इसलिए मैं उस समय बोला था कि इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, हमने याद कराया था आपको। और n फैक्टर की आज चर्चा भी करेंगे, उस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, और इसलिए n फैक्टर की पूरी चर्चा होगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यही बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ये हो गया। और जब आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे तो ये क्या है? मोल्स। और मोल्स को जब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू n फैक्टर, मोल्स इंटू n फैक्टर।
समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये रिलेशन देखिए, एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, ठीक है ना? क्या होता है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है? और ये कैसे आया जरा देखिए। आपको क्या पता है कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बराबर मोल्स, हमने अभी हम पढ़ के आए हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? दूसरी बात हमने पढ़ा कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या दे देगा? ग्राम इक्विवेलेंट दे देगा। क्या दे देगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे देगा। अब इन दोनों चीजों को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है? तो मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी बराबर मोल्स अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, समझ रहे हैं? तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर अभी पढ़ा है, देखो ये हैंग कर रहा है क्या, देखो अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो यहीं से हमने डिराइव करा है ये, देखो ये अपने पास ये है, ठीक है? तो मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, 1/n फैक्टर, ठीक है? समझ रहे हो आप? तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे मोलैरिटी को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अगर आप कभी भूल जाओ कि नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर मोलैरिटी होता है कि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। बताओ, मम्मी आपकी बड़ी होती है कि नानी? नानी बड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो नानी बड़ी होंगी तो मोलैरिटी में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो बड़ा होगा, ठीक है? तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, समझ गए? अब मैं जो बात कर रहा था कि एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर के बारे में सर थोड़ा सा बता दो मेरे को तो एन फैक्टर निकालने आता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, बता देते हैं। जैसे देखो, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है, केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है। और ये हमेशा सिंगल एंटिटी के लिए डिफाइन होता है। कितने एंटिटी के लिए? सिंगल एंटिटी के लिए। जैसे मैं बात करूं किसी एटम का अगर एन फैक्टर निकालना है तो उसकी हम कंबाइनिंग कैपेसिटी देख लेंगे मोनोवैलेंट एटम के साथ, समझ रहे हैं? क्या देख लेंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी मोनोवैलेंट एटम के साथ, ठीक है? जैसे कभी आयन का अगर एन फैक्टर निकालना पड़ जाए आपको, तो आप उस पर चार्ज देख लेना। जैसे कि इस पे -3 है तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? -3। जैसे सोडियम प्लस है, आयन है यानी कि केटायन है। आयन दो टाइप के होते हैं, एक केटायन दूसरा एनायन। तो ये था एनायन और ये था केटायन। तो एनायन और केटायन का जब कभी एन फैक्टर निकालने को आपको आ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो आप उस पर चार्ज देख लेना। यानी कि इस पे +1 चार्ज है, इस पे -3 चार्ज है, समझ रहे हो? तो यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। सर एसिड अगर कोई आ जाए, जैसे कि H2SO4 हो गया, तो उसमें देखेंगे हम रिमूवेबल H+। जैसे कि H2SO4 में 2 H+ रिमूवेबल है, तो इसका H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। वैसे ही बेस रिमूवेबल OH- आयन, OH- आयन उसमें से कितने निकल सकते हैं? जैसे NOH की मैं बात कर लूं तो इसमें कितने? एक। कितने? एक। तो NOH का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? बोलो। 1 हो जाएगा। अगर कभी सॉल्ट आ जाए कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकाले, तो जरा देखो, सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने के लिए अब जरा देखो, ये टूटेगा किस में बताओ? 2Al+3 में और 3SO4-2 में। तो जब कभी इसका एन फैक्टर निकालना हो किसी सॉल्ट का, AX BY टाइप के अगर किसी सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना हो, तो ये वाला टर्म्स जो होता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई। यानी कि अब देखोगे
2 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा एन फैक्टर, 6 आ जाएगा, 6। सर रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो बताइए, रेडॉक्स के चैप्टर में हमने आपको बताया था ना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए? जो सेल्फ को तो क्या करे, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और सेल्फ का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और जो सब सेल्फ का ऑक्सीडेशन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है मान लीजिए, तो उससे बढ़ेगी ही, +2 हो जाएगी, +3 हो जाएगी, +4 हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपको निकालना हो एन फैक्टर, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया करिए। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे Mn है, Mn+6 है, और Mn+6 से Mn+7 में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 का चेंज आ रहा है, मतलब कि 1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का, ठीक है। तो इसलिए इसका कितना एन फैक्टर हो जाएगा, 1। कितना एन फैक्टर हो जाएगा, 1। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे उसी प्रकार से, तो आपका निकल के चला आएगा। पॉइंट नंबर 7 अब देखेंगे मोलैरिटी। क्या देखेंगे, मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, अगर मास यहाँ पे 1 kg रख दिया जाए तो क्या होगा, मोलैलिटी जो होगी, जो आपकी मोलैलिटी होगी वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 1 kg सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो जितना उसमें मोलैलिटी होगी, जो उसकी मोलैलिटी होगी वही उसका मोल होगा, वही उसका मोल होगा। अब देखिए कुछ बातें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इफ टाइप ऑफ परसेंटेज नॉट गिवन एंड एनी अदर डाटा इज नॉट गिवन, देन वी विल एज्यूम परसेंट वेट बाय वेट। किस केस में करेंगे, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के केस में करना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी में वेट बाई वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी में भी वेट बाई वॉल्यूम आता है, समझ रहे हैं, वेट बाई वॉल्यूम आता है, समझ रहे हैं। इसलिए जब कभी आपको परसेंटेज ना दिया हो तो उस केस में कि किस, मतलब जैसे कि परसेंटेज यहाँ केवल लिखा हो और वेट बाई वेट ना लिखा हो, तो उस केस में मोलैरिटी के केस में आप वेट बाई वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हो गया 20% NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया, क्या आ गया, 20% NaOH सॉल्यूशन। यहाँ बताया नहीं कि आपको क्या निकालना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है कि परसेंटेज वेट बाई सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है या परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। उस केस में जब आपसे मोलैरिटी पूछे, जब आपसे मोलैरिटी पूछे या नॉर्मेलिटी पूछे तो अब परसेंट वेट बाई वेट लगाएंगे, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लगाएंगे, ठीक है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लगाएंगे। और जब कभी आपसे इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 20% NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, और पूछा है आपसे, ठीक है, अगर मोलैरिटी पूछा है, मोलैलिटी पूछा है, क्या पूछा है, मोलैलिटी छोटा m, मोलैलिटी अगर पूछा है तो उस केस में परसेंट W/W कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई मोलैलिटी में क्या होता है, बताइए मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, सॉल्वेंट इन केजी। मतलब ऊपर भी वेट आ रहा है, नीचे भी वेट आ रहा है, तो परसेंट वेट बाई वेट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी क्या होती है, ऊपर मास से रिलेटेड टर्म होता है मोलैरिटी में और नीचे वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। दैट्स वाई वी अप्लाई परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। समझ गए, यही बात आपसे करना चाहते थे। चलिए आगे, अब एक है पीपीएम। क्या, पीपीएम इज रिक्वायर्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लेस। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा कम है, क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उस केस में पीपीएम से डिफाइन करते हैं।
इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक करने के लिए यूज होता है। दूसरा, पॉल्यूटेड एयर कितना है उसका उसकी मेजरमेंट के अंदर हम पीपीएम का यूज लेते हैं। ठीक है, पीपीएम का यूज करते हैं। जैसे पीपीएम में भी 3 है, बाई मास, बाई वॉल्यूम, बाई वेट बाई वॉल्यूम। तो उसी तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ कर देंगे, आपके पास मास वाला आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ कर देंगे, आपके पास बाई वॉल्यूम वाला पीपीएम आ जाएगा। वेट बाई वॉल्यूम की अगर बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶, समझ रहे हैं, 10⁶। तो ये बाई वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। अब बेटा आखिरी है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करके चलें बेटा, तो अगर हम ए को सॉल्वेंट मानते हैं और बी को सॉल्यूट मानते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना पड़ जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ जाए, तो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। समझ रहे हैं? यानी कि बी का मोल अपॉन में टोटल मोल, बी का मोल मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ जाए, मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल। टोटल मोल मतलब एन ए प्लस एन बी। समझ रहे हैं? और ये रिलेशन याद रखेंगे आप, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अगर आपसे कह दिया है कि एक्स ए की वैल्यू 0.2 है, तो ऑटोमेटिकली हमें एक्स बी की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी? 0.8। क्यों? क्योंकि एक्स ए की वैल्यू अगर 0.2 है मान लीजिए, तो आप माइनस कर देंगे इसमें से एक्स बी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, यानी कि एक्स बी की वैल्यू आपके पास 0.8 आ चुकी है। समझ रहे हैं? इस तरीके से निकाल लेंगे। एक रिलेशन होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उसको आप माइंड में रखिए। हो सकता है कि रीनीट 2026 में आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको रीनीट 2026 के अंदर देखने को मिल जाए। जैसे कि देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए और डिवाइड बाई 1000। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि रीनीट 2026 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, जरा देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बी एक्स वी। ठीक है, एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी बराबर एक्स अपॉन 11.2 अगर कर देंगे तभी भी आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें, एक्स अपॉन 5.2 इंटू 17 कर देंगे तो आ जाएगा। अभी ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम ओवरऑल चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो क्या है कि अपने को ये याद रखना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5.6, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा? एक्स अपॉन 5.6 इंटू 17/10। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। S इज इक्वल्स टू एन ई, एस इज इक्वल्स टू एन ई, एस इज इक्वल्स टू एन। कोई जल्दी नहीं, सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, एस इज इक्वल्स टू एन ई। अब बताइए कि नॉर्मेलिटी हम पढ़ चुके हैं, यस। इक्विवेलेंट वेट हमें पता ही है, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, ये होता है। बताइए, बता दीजिए। यस, जरा देखिए, स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू ई करेंगे, आपके पास स्ट्रेंथ का ये वाला रिलेशन आ जाएगा। वैसे ही इसको और तोड़िए, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता है मोल्स इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो है ही। तो इसको जब हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को तोड़ा और यहाँ पे लिखा मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो एक एन फैक्टर से एक एन फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल क्या बचा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब जरा देखिए, तो मोल्स क्या होता है? वेट, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर वेट बचा हुआ है, तो उससे ये मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। ठीक है, तो आपके सामने रिलेशन जो निकल के आ रहा है, स्ट्रेंथ बराबर वेट इन गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
यानी कि आपसे कभी स्ट्रेंथ पूछ ले और वेट और वॉल्यूम बता दे, गिवन वेट और वॉल्यूम बता दे, तो घबराएंगे नहीं ना, लगा के चले आएंगे कि नहीं आएंगे? सुलटा देंगे क्वेश्चन को कि सुलट जाएंगे? सुलटा देना है यार, क्वेश्चन को सुलटा देना है एकदम, ठीक है। जैसे ये देखिए 8.96 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है अगर कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है सर, वो बता दो। इसका मतलब ये है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में 8.96 लीटर O2 एट एनटीपी प्रेजेंट है। कितना? 1 लीटर में 8.96 लीटर ऑफ O2 प्रेजेंट है, समझ गए, एनटीपी पे। अब देखिए एक और रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, हालांकि ये मोल कंसेप्ट में दिया हुआ है, बट फिर भी आपको ये आना ही चाहिए ये रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और इसको आप छोड़ नहीं सकते, डायरेक्टली आप याद रखेंगे। जैसे कि कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी, स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी। अब जरा देखिए इसका रिलेशन, मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, आप हम मेरे को बता सकते हैं मोलैलिटी मैंने क्या बताया था आपको? मोलैलिटी मैंने बताया था आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि सॉल्वेंट का हमें वो निकालना है वॉल्यूम। तो यानी कि अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अगर सॉल्वेंट का मास आ गया तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से हम इसको कन्वर्ट करके डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने कन्वर्ट करके इसको निकाला है कि कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी, ये है स्मॉल एम। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डी, डी क्या है? डेंसिटी है, इंटू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट, इंटू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। यहाँ पे सबका मतलब लिखा हुआ है मैंने, गिवन जो वेट है वो ग्राम में लिखा हुआ है, गिवन वेट गिवन मास सॉल्वेंट का इस W से लिखा हुआ है W ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर ml, समझ गए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर वेट से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, समझ गए। आपको एक एक चीज इसमें का पता है तो आपका क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। कि स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर एक एक चीज इसमें का पता है तो आप आंसर तुरंत खटैक से इस पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर सोचिए कि क्या कभी मोलैरिटी जो है मोलैलिटी से ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है, मे बी। कब? जब डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो, मच मच ग्रेटर देन 1 ग्राम पर ml। उस केस में मोलैरिटी में भी ज़्यादा हो सकता है मोलैरिटी से, मस्ट भी नहीं, मे बी। अभी के लिए याद रखिए, डिटेल में चर्चा होगी लेकिन आपका क्वेश्चन रुके नहीं और आप झुके नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए आप ये सब सारी चीज़ों को कर लीजिए। तो मोलैरिटी, अब देखिए डेंसिटी अपॉन वेट प्लस स्मॉल वेट, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू अगर ज़्यादा, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। जो बड़ा ये वाला डब्ल्यू मैंने बना रखा है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। और ये छोटा डब्ल्यू मैंने बना रखा है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि ये ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या है? मास है, ओवरऑल सॉल्यूशन का मास है। तो अगर ये वाली टर्म बढ़ेगी, ये वाली टर्म बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यानी कि मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें तो केवल क्या आ रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है मोलैलिटी में, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मोलैलिटी तो ज़्यादा होगी,
कब? जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के इक्वल होगी, और डेंसिटी जब 1 ग्राम ml से थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, तब भी उस केस में भी मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी से ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि हमने डेंसिटी को 1/3 कर दिया। क्या कर दिया? डेंसिटी को 1/3 कर दिया, लेस देन 1 ग्राम पर ml कर दिया, यानी कि 1 था पहले, अब 1/3 कर दिया, नियर अबाउट 0.33 के आसपास कर दिया, ठीक है। तो अब जरा देखेंगे 1/3 वेट अपॉन, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी, और ये तो ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में क्या है? ज़्यादा है, कम वैल्यू है, और इसमें क्या है? ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू पूरी की पूरी बढ़ जाएगी, और इसलिए यहाँ पे मोलैलिटी ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे ही आप देखिए डेंसिटी अपॉन वे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जब करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, और ये कम। मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी, में भी हो सकता है। कब? जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, एक ये वाला टर्म बहुत ज्यादा जब होगा तब में भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया 1 ग्राम पर ml से, तो ये ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं? और ये ओवरऑल बढ़ जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डाइल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है। डाइल्यूशन में सबसे बड़ी चीज गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो बाई और टू का मतलब समझ नहीं पाते हैं। अगर वो कहता है कि हमने इतने परसेंट से वॉल्यूम को बढ़ा दिया, बाई मतलब 400 ml वॉल्यूम बढ़ा दिया बाई, ठीक है, तो यानी कि पहले वॉल्यूम कितना था और अब जो बढ़ाया वो दोनों ऐड करके जो वॉल्यूम होगा वो बाई का मतलब है। और टू का मतलब पहले मान लो 100 है और अब क्या हो गया 400, यानी कि कितने से बढ़ा है? 300 से केवल बढ़ा है, समझ रहे हैं? तो ये 300 ही रखेंगे, समझ रहे हैं? चलिए जरा देखिए m1v1 इज इक्वल टू m2v2, n1v1 इज इक्वल टू n2v2, समझ गए? व्हेन एसिड और बेस, एसिड एसिड और बेस बेस मिक्स्ड, जब एसिड एसिड और बेस बेस को मिक्स करेंगे तो उस केस में नेट जो होगा आपका, सॉरी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो होगा n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम जो होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में अगर हम ए को एसिड माने और बी को बेस माने तो उस केस में Na अपॉन में Va प्लस Bb आ जाएगा। ये नेट रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट आएगी, क्या आएगा? नेट रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में अगर बात करें तो नेट जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगा वो Na माइनस NbBb अपॉन में Va प्लस Bb। ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जरा देखिए कुछ टर्म है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जैसे कि मोलैरिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये सारी की सारी चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। आप बेसिकली ध्यान रखेंगे जिसके कंसंट्रेशन टर्म में नीचे वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जैसे देखिए नॉर्मेलिटी में भी आ रहा है, फॉर्मेलिटी में भी आ रहा है, नॉर्मेलिटी में आ रहा है, मोलैरिटी में आ रहा है, फॉर्मेलिटी में आ रहा है, परसेंट बाई वॉल्यूम में आ रहा है, यहाँ भी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम में आ रहा है। तो जो भी वॉल्यूम के टर्म में होगा उस वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा, समझ रहे? टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो सकता है। जरा देखिए अब हम बात करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ रहे हैं? फॉर्म ओनली बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही केवल एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। दूसरी बात,
जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं, सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है पॉजिटिव डेविएशन। इसकी वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और यह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, ये जो नीचे वाला है वो आया, ये आया। आना क्या चाहिए था, ये। समझ गए? हायर प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम, अब देखेंगे दोनों ही उल्टा है। जैसे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दूसरी बात, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ गए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या, गैस डिजॉल्व। समझ गए? और ये है के एच, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। देयरफॉर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पे के एच का वैल्यू बढ़ेगा, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। समझ रहे हैं? जैसे कि के एच की वैल्यू अगर बढ़ गई, ये तो फिक्स है, के एच की वैल्यू अगर बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि आना तो इनके प्रोडक्ट के बराबर ही है। अगर एक बढ़ गया, के एच मान लीजिए बढ़ गया, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? देखिए एक्सेप्शन क्या है इसका, गैस विच कैन रिएक्ट विद सॉल्वेंट डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ। सॉल्वेंट के साथ जो गैस रिएक्ट कर जाए वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि NH3 इन वाटर, NH3 पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, HCl वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वाटर तो खुद में एक एम्फोटेरिक है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, तो वो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। समझ रहे हैं? तीसरी बात, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, उस केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किससे, पाई से। ये मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब कब, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो ऑस्मोटिक प्रेशर से। चौथी बात, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। आप जब देखेंगे तो कैम्फर हैज मैक्सिमम KF, बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे हैं? दूसरी बात, इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑर्गेनिक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, यूजुअली एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। लोअर इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। रेडिएटर में हम, रेडिएटर जो कार का रेडिएटर होता है, आपने देखा होगा आगे कार के लगा होता है, ठीक है, हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए। दूसरी बात, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और CaCl2 डू नॉट सॉरी डू द सेम वर्क टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड। जैसे बर्फीले एरिया में स्नो पड़ जाते हैं रोड पे, तो NaCl एंड CaCl2 का हम यूज में लेते हैं, ताकि रोड से क्या किया जाए, स्नो को क्लियर किया जा सके। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट। ब्लड जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, किस से, 0.91% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड। यानी कि 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है, किससे, ब्लड से। डेंसिटी का रिलेशन हमने अभी पढ़ रखा है, मोलैरिटी वाला, समझ रहे हैं ऊपर, तो वही चीज बताया। वेपर फेज इज रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट देन लेस वोलाटाइल कंपोनेंट। ये क्या है, नोलॉफ्स रूल्स। समझ गए? अदर फॉर्मूला जैसे मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ रखा है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है अभी देखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जरा देखिए क्या है। पहली बात, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पे जब आइडियल सॉल्यूशन जो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ सॉल्यूशन कितने होते हैं, दो टाइप के, एक तो आइडियल सॉल्यूशन होता है, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को। जैसे कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के होगा, किसमें, आइडियल में सब बराबर। जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें सब क्या होगा, बराबर। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व इज इक्वल टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। यानी कि अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूल जैसे ए है, ए बी है, और बी, इन टाइप का जो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इंट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो इंट्रैक्शन है वो तीनों का सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ये पी नॉट ए है और ये क्या है, पी नॉट बी। जब हम एक्स बी की वैल्यू क्या रखते हैं, वन, एक्स बी की वैल्यू वन रखते हैं जब आप, और एक्स ए की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो ये वाला ग्राफ तो पी नॉट ए का है। तो जब आप एक्स ए को जीरो रख देंगे, क्या करेंगे, जब एक्स ए को आप जीरो रख देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब एक्स ए को वन रख देंगे तो इसकी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो गई। उसी तरीके से इस वाले पी नॉट बी के लिए देखिए, पी नॉट बी के लिए देखिए, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू वन है तो पी नॉट बी मैक्सिमम है अपने, ठीक है। और एक्स ए यहाँ पे क्या है, एक्स बी क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो एक्स बी अगर जीरो है तो ये वाला ग्राफ के लिए ये वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा। और जब दोनों को आप मिलाएंगे तो ये टोटल प्रेशर का ग्राफ मिलता हुआ आपको आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सर दूसरी बात आप बताओ, जैसे कि डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा यहाँ पे, जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर भी जीरो। और याद रखो मेरी एक बात, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है, इंट्रॉपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और डेल्टा जी निगेटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है, चाहे सॉल्यूशन कैसा हो, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। अब डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या, निगेटिव। और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होगा और डेल्टा वी मिक्सचर भी जीरो होगा। एग्जाम्पल की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, ठीक है। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, मतलब सेम सेम आसपास वाले अगर मॉलिक्यूलर वेट टाइप के मिल जाए तो वो क्या करेंगे, ओबे राउल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। किसका एग्जांपल होगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, समझ रहे हैं। चलिए दूसरी बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक निगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में यहां से क्वेश्चन बन चुका है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जो होगा, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से क्या होगा, कम होगा। आई थिंक नीट 2025 के अंदर इससे क्वेश्चन बना था। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व क्या होगा, लेस होगा बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड से। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड ज़्यादा होगा और जबकि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। इसमें इंटरेक्शन सेम सेम वाले का ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दो डिफरेंट से, ठीक है, ए बी टाइप से ज़्यादा होगा इसमें इंटरेक्शन, समझ गए। अब देखिए इन दोनों में तो बराबर ही होगा। अब देखिए निगेटिव डेविएशन में, देखिए आप निगेटिव डेविएशन को याद रखिए, बस निगेटिव डेविएशन को, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों को याद करने की जरूरत, ये वाला पॉइंट दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप निगेटिव डेविएशन याद रखिए और उससे आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। जैसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किस में ज़्यादा होता है, निगेटिव डेविएशन में। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व ज़्यादा होता है निगेटिव डेविएशन में, जबकि वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड किस में ज़्यादा होता है, निगेटिव डेविएशन में। होना भी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, जरा देखिए, निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या आता है, कम आता है, कम आता है,
और कैलकुलेटेड चीज तो एक फिक्स अमाउंट में ही आएगी, आप डाटा रखेंगे उस पर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो फिक्स ही आएगा किसी भी केस में। लेकिन फिक्स से कम अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आ जाए तभी तो, इसीलिए तो ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व से, किस में, निगेटिव डेविएशन में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑब्जर्व का, किससे, कैलकुलेटेड से। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं। अब दोनों का ग्राफ आप देख लीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये P01, घबराना नहीं है, बहुत प्यार से समझना है, घबराना नहीं है एकदम, ठीक है, डरना नहीं है ग्राफ देख के। जैसे कि इसलिए मैं इसको धीरे कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे ही चलेंगे यहाँ पे ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, जैसे कि ये है P01 और ये है P02। अब देखिए कि P01 के लिए हम x1 यूज करेंगे और x1 की वैल्यू यहाँ क्या है, 0। तो P0 जो ये टोटल P का वैल्यू होगा वो क्या हो गया, यहाँ मिनिमम होगा, और यहाँ देखिए x1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं। उसी तरीके से P2 की हम अगर बात कर लें, P02 की बात करें, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें, प्योर प्रेशर की, जरा देखिए। तो इस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, x2 यूज करेंगे। अगर x2 यूज करेंगे तो x2 की वैल्यू यहाँ क्या है, 1, और x2 की वैल्यू अगर यहाँ 1 है तो आप देखिए यहाँ एक P02 की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम है। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो एक ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा एक, समझ रहे हैं, ये ग्राफ आएगा। इन दोनों को मिलाएंगे एक ग्राफ। अब ये तो आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आ रहा है। तो ये कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब जैसा कि मैंने बता रखा है कि चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, उसमें डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी निगेटिव होगा। बाकी पॉजिटिव के केस में, अगर पॉजिटिव डेविएशन के केस में करेंगे, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा वी मिक्सचर भी पॉजिटिव होगा। समझ गए। और ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच का ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच का ये ग्राफ है। सर आप मुझे इस वाले का ग्राफ समझाओ, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ समझाओ। जैसे कि मैंने कहा, बहुत आराम से देखने की जरूरत है, घबराना नहीं है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आराम से समझ, क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आपको समझाने के लिए। तो ये है मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर। जरा देखिए, जब हम P01 की बात करते हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, x1 यूज होगा, और x1 की वैल्यू आप चेक करिए यहाँ क्या है, 1, यानी कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करिए इस वाले ग्राफ के लिए, x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मिनिमम। अब उसी तरीके से इस वाले ग्राफ की P0 स्टैंडर्ड 2 की बात करिए, P0 स्टैंडर्ड 2 की बात करिए, सर P0 स्टैंडर्ड 2 की बात करिए। तो P0 स्टैंडर्ड 2 की जब हम बात करेंगे तो इस समय पे क्या यूज होगा, यहाँ पे x2 यूज होगा, और x2 की वैल्यू चेक करिए आप, क्या है, 1 है, मैक्सिमम, यानी कि P0 x2 की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम आएगी, क्या आएगी, मैक्सिमम। यहाँ पे P0 2 की वैल्यू जो है, x2 क्या है यहाँ पे, 0, x2 क्या है, 0, तो मिनिमम। अब जो दोनों ग्राफ को जब आप मिलाएंगे तो एक स्टैंडर्ड आएगा, और स्टैंडर्ड से नीचे शो कर रहा है, ये एक्चुअल मिल रहा है। आना क्या चाहिए था, ये आ क्या रहा है, ये, यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, निगेटिव डेविएशन। क्या हो रहा है, निगेटिव डेविएशन। समझ रहे, ग्राफ को बहुत जरूरी है समझना, निगेटिव डेविएशन, समझ रहे, क्या आ रहा है, निगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये आ रहा है, आना क्या चाहिए था, ये, यानी कि निगेटिव डेविएशन शो हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सर क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव, डेल्टा वी मिक्सचर निगेटिव, मतलब निगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सचर निगेटिव, डेल्टा वी मिक्सचर निगेटिव, समझ रहे हैं।
और आपको मैंने बताया चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, डेल्टा एस तो क्या होगा पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव। समझ गए? इस चीजों को याद रखिए बड़े ही प्यार से। जैसे इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या आ जाए बेंजीन आ जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या आ जाए मेथेनॉल आ जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एथेनॉल आ जाए, एथेनॉल के साथ वाटर आ जाए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरो के फॉर्म के संग पानी मिल जाए आपको देखने को, पॉजिटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या मिल जाए एथेनॉल मिल जाए, यानी कि ओवरऑल एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, ये सारी एग्जांपल देखने को जहां मिल जाए वो पॉजिटिव डेविएशन। अभी उतना समय नहीं है कि क्यों कैसे आ रहा है, आपको बस इतना एग्जांपल याद होना चाहिए और बेस्ट मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये है एथेनॉल प्लस वाटर, अभी भी समय है, अभी भी समय है, इसको याद कर लीजिए पॉजिटिव डेविएशन का। अगर ये पता है कि एथेनॉल प्लस वाटर तो बाकी आप इधर उधर मैनेज कर लेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है। जरा देखिए HNO3 प्लस वाटर इंपॉर्टेंट है, HNO3 प्लस वाटर क्या है, ये निगेटिव डेविएशन का है। किसका है, निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर क्लोरोफॉर्म आता है तो उसके अंदर H बॉन्डिंग होगी और वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर क्लोरोफॉर्म आता है तो वो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और H बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने के कारण बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण क्या होगा, निगेटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम। अगर इंट्रैक्शन ही मजबूत हो गया तो वेपर तो कम ही ना बनेगी बेटा। जरा देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ अगर क्या आ जाए एसिटिक एसिड आ जाए, ठीक है, HCl के साथ वाटर आ जाए, HCl के साथ वाटर, आपको इसमें याद रखना है एथेनॉल प्लस वाटर और इसमें याद रखना है HNO3 प्लस वाटर। एथेनॉल प्लस वाटर और HNO3 प्लस वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, ये नेगेटिव डेविएशन का है, ठीक है। HCl प्लस वाटर, बाकी ये सारी चीजें भी आप याद कर सकते हो लेकिन इसको तो भूलना ही नहीं है क्योंकि आप एलिमिनेट करोगे इसी से, आप एलिमिनेट करोगे। अगर आपको नहीं भी याद है, ये दो याद है तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। और ये तो सेम सेम वाले तो ऊपर आइडियल का है, ये भी ऑप्शन में डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बस। लेकिन जो बोल रहे हैं कि ये नहीं भूलना है, HNO3 प्लस वाटर और इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, ये याद रखिए नेगेटिव डेविएशन का है, ये पॉजिटिव डेविएशन का। मैं यहाँ पे एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर ये पता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लैग कर रहा है यार बहुत ज़्यादा, सॉरी उसके लिए। जरा देखिए अब हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिफाइन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसके लिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है। डिफाइन ओनली व्हेन वन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उस समय के लिए डिसाइड हो, डिफाइन है। एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, समझ रहे हैं, जब डिफाइन ओनली व्हेन वन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। एक बात आप ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट्स है अगर आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको घुमाने की भी कोशिश करेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो वो कहीं भी आपको घुमा सकता है ना, फिर वो तो कहीं भी घुमा सकता है। लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तो आप घूमोगे नहीं, आप मामला करते चले जाओगे, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिपेंड ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितना रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं। अब देखिए रॉल्ड्स लॉ, सर आपने इसको बाद में क्यों रखा, क्योंकि भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी थी इसलिए मैंने इसको बाद में रखा और ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है और इसलिए मैंने इसको आराम से कराने को सोचा है कि बहुत आराम से कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब बच्चे के सामने आए तो वो उसको पहचान पाए कि केस क्या चल रहा है और वहां पे अप्लाई करके आए। पर सबसे बड़ी बात है कि वो केस ही नहीं पहचान पाता है क्या चल रहा है, ये दिक्कत है। जैसे कि केस नंबर 1 की बात करें, लिक्विड लिक्विड सिस्टम की अगर बात करें तो वोलेटाइल सॉल्वेंट को मैंने ए माना है, वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने बी माना है। अब क्योंकि दोनों ही लिक्विड है तो बोथ वोलेटाइल होगा, समझ रहे क्या होगा, और दोनों ही वोलेटाइल हैं। क्या है? दोनों ही वोलेटाइल। लिक्विड नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, लेकिन अब जरा देखिए, हमने माना है कि वोलेटाइल, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है और वोलेटाइल सॉल्यूट बी है। केस नंबर 2 क्या है? लिक्विड और सॉलिड का। वोलेटाइल सॉल्वेंट को मैंने ए माना है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने बी माना है। अब देखिए यहीं से खेल शुरू होगा। इसको कई लोग पीटी से लिखते हैं, टोटल प्रेशर को पीटी से लिखते हैं और पीएस से भी लिखते हैं, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। समझ गए? ये क्या होता है? पीए प्लस पीबी। क्या होता है? पीए प्लस पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ओ माय गॉड, यस। पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। थोड़ा जूम करना पड़ेगा, रुक जाइए, लैग कर रहा है। पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। एक्स ए यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। और आपको बताया है मैंने मोल फ्रैक्शन में कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा? 1। जब इसको हम अप्लाई करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो अपने पास ये आ जाएगा, और इसको याद भी रखना है, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट यही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। सर इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर दो मिक्सचर को आप ऐड करोगे आपस में, तो जो प्रेशर फर्स्ट का होगा और जो प्रेशर सेकेंड का होगा हमेशा इन दोनों के बीच वाला होगा, इन दोनों के बीच वाला होगा। यानी कि मान लो कि इसका 70 दिया है और उसका दिया है 80। ठीक है? तो इसका जो बीच का टोटल प्रेशर आएगा इन्हीं के बीच का होगा, यानी कि 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 72 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि मोल फ्रैक्शन किसका बड़ा है, मोल फ्रैक्शन किसका बड़ा है। तो आप फॉर्मूले डाल के चेक कर सकते हो, और चाहे आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो ये वाला ट्रिक अप्लाई करके। ठीक है? देखिए पीए क्या है? वाई ए इंटू पी टी। पीबी क्या है? वाई बी इंटू पी टी। वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज। अगर आपको मोल वाई ए क्या है, वाई ए पूछ ले और आपको पी ए और पी टी, पी ए की वैल्यू दिया हो और पी टी आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास वाई ए और वाई बी यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। वो पूछेगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर। समझ गए? तो आप ये वाई ए वाई बी निकालोगे उस टाइम पे। ठीक है? इन सारी डाटा के मदद से। अब देखिए, जैसे एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, कोई वेपर प्रेशर से लेना देना नहीं है। तो इसलिए टोटल प्रेशर इस केस में आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि अगर इसमें एक्स बी को आप 0 कर देंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहीं से लाए आएंगे। अब देखिए एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने लिखना सिखाया आपको, और पी नॉट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल प्रेशर आ जाएगा आपके सामने। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी के बराबर है, इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर है। समझ रहे हैं आप? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी एस, ये पी एस को पी टी भी बोलते हैं, टोटल प्रेशर, समझ रहे हैं ना। ऐसे करके डाटा को आपको अप्लाई करना है। डिराइव फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ही पे ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए, समझ रहे हैं। अब देखिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात कर लेते हैं, किसकी, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। आई क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जर्व सीपी अपॉन में कैलकुलेटेड सीपी इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, समझ गए। ये होता है आई। अगर इनमें डाटा दिया हो तो आप अप्लाई करोगे, मामला आपका डन हो जाएगा, ठीक है, आई निकल के चला आएगा। बट वो तरीका अपने पास नहीं है, वो तरीका जनरली पूछा नहीं जाता, बट आपको ये ध्यान में रखना है, कभी एग्जामिनर खेल गया तो आप आई निकालते रह जाओगे फिर, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, ये बात ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि आप सोचिए मोल क्या होता है, मोल क्या होता है बताइए, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। अब सोचिए कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका क्या होगा, मोल कम, और मोल अगर कम हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए जहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो उसमें ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा, समझ गए। ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक टाइप के जो होंगे वो शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा, समझ रहे हैं। अब देखिए इन बातों को ध्यान रखिए, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, इसमें आई की वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, 1। आई क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। देखिए जब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो उस केस में क्या होगा, डिसोसिएशन। अब देखिए 1 से ज़्यादा है तो हम फॉर्मूला 1 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस मतलब कि ये वाला वैल्यू प्लस होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे कुछ होगा तो वो प्लस होगा, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा तभी तो। अब देखिए इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया था अल्फ़ा के बारे में कैसे निकालते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी अल्फ़ा के बारे में बताया है कैसे निकालते हैं, कि अगर कहीं पे मान लीजिए आपके सामने 70% लिखा हुआ है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। परसेंटेज डिसोसिएशन 70% अगर दे दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। अगर 50% दे दिया परसेंटेज डिसोसिएशन तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। वहाँ पे मैंने प्रॉपर निकालना सिखाया है, बट अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ। 50 मान लीजिए कि 20% दे दिया तो 0.2 हो जाएगी क्या, अल्फ़ा की वैल्यू। और जैसे ही आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पे n-1 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा, तो आपके पास आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यन यहाँ पे क्या है, वो कैसे निकालते हैं सर, देखिए जैसे कि NaCl है, NaCl कितने आयन में टूटेगा, 2 आयन में, कितने आयन में, 2 आयन में, तो इसका जो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। MgCl2 की बात करें तो Mg 1 और 2Cl माइनस में टूटेगा, तो इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, समझ गए। Mg प्लस और 2Cl माइनस में टूटेगा, यानी कि 2 आयन यहाँ, 1 आयन यहाँ, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर कभी सॉल्ट का निकालने के लिए आ जाए तो Al2 2Al प्लस में टूटेगा, SO4 3SO4 में टूटेगा, तो कितने आयन हो गए, 3, सॉरी 3Al प्लस में टूटेगा और 2 ये SO4 2 माइनस 3 माइनस में, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से n की वैल्यू कितनी होगी, 5, n की वैल्यू कितनी हो गई, 5, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही वाला समझ गए ना। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आयनिक केमिकल में मैंने बहुत प्यार से सिखा रखा है कैसे निकालते हैं, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। अब देखिए आई लेस देन 1 तो उस केस में क्या होगा, एसोसिएशन, क्या होगा, एसोसिएशन। तो जब आई 1 से कम होगा तो फॉर्मूले में आप देखेंगे 1 माइनस यूज हो रहा है, 1 माइनस
n-1 में n इंटू अल्फा, मतलब कि 1 में से जो भी ये टर्म आएगा उसको घटाएंगे तो 1 से वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस ही आ जाएगी। और ये केस किसका है, एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन का केस है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाए, जहां पे कहा जाए कि मोल्स ऑफ ए इज मच मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ बी, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज नियरली इक्वल्स टू आई इंटू एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। क्यों कि एन बी क्या है, कम है, तो एन बी अपॉन एन ए, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए के बराबर। और जो रिलेटिव नंबर ऑफ वेपर प्रेशर होता है डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब एक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा टी एफ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी यहीं से है बेटा, यहाँ से मैक्सिमम है। जो जो मैंने बोला है वहां पे आप इम्फोसाइज ज्यादा करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को बहुत प्यार से देखेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ पे जो आने वाली चीज़ें हैं वहाँ खुद मैं स्लो हो जाता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जरा देखिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी बी स्टैंडर्ड। अब मान लीजिए वाटर की मैं बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, वाटर की। तो वाटर का जो टी बी स्टैंडर्ड क्या होता है, 100 डिग्री होता है, क्या होता है, 100 डिग्री होता है। और जनरली आपके केस में वाटर का पूछता भी है, किसका, वाटर का ही पूछता भी है। तो 100 डिग्री हो यहाँ पे हो गया स्टैंडर्ड, यानी कि जो सॉल्यूशन का टी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें से आप 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा टीबी। क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। इसलिए आप ये रिलेशन को भी याद रखें, ये इतनी रिलेशन को भी याद रखें कि कभी मान लीजिए आपने डेल्टा टीबी निकाल लिया और आपसे टीबी ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया, टीबी ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, टीबी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप डेल्टा टीबी में से 100 प्लस कर देंगे तो आपके पास टीबी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, समझ रहे हैं। फिर से एक बार बताता हूँ ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे आपने गलती करी तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का पूरी चैप्टर को। डेल्टा टीबी दिया हुआ है, मान लीजिए डेल्टा टीबी दिया हुआ है या आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना हो, तो डेल्टा टीबी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो प्लस में होगा, प्लस स्टैंडर्ड जो डेल्टा टीबी होगा, सॉरी माइनस स्टैंडर्ड प्लस स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 इज इक्वल टू क्या होगा, टीबी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा प्लस डेल्टा टीबी। समझ रहे हैं ना इस चीज को, यस। और डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, ये भी यही बराबर ये भी होता है आई इंटू एम इंटू के बी, यानी कि आई इंटू के बी इंटू एम। समझ रहे हैं, के बी क्या है यहाँ पे, के बी आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, जिसकी वाटर के लिए वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आप देखेंगे इसकी यूनिट भी याद रखिए, आप यूनिट भी याद रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन में आइडिया लगा पाओगे कि आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 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 किसका, इब्लियोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट का। कितना होता है वाटर का, 0.52 केल्विन पर केल्विन केजी पर मोल। समझ गए, नोट करिए एक पॉइंट। देखिए ये तो केबी हो गया। दूसरी बात, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के लिए अगर बात करके चलें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ स्टैंडर्ड, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट स्टैंडर्ड। कितना फ्रीजिंग पॉइंट स्टैंडर्ड होता है, 0 केल्विन। कितना होता है, 0 केल्विन माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी है, एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी। और मोलैलिटी मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं। मोलैलिटी मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है मोलैलिटी बराबर, बता दीजिए।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए इनकी ग्राफ देख लीजिए, ये टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ है। अब देखिए ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट का है, तो इनके बीच में कुछ डेल्टा टी भी आ रहा है, और ये स्टैंडर्ड है और ये है सॉल्यूशन का। तो ये जो दोनों पॉइंट है वो डेल्टा टीवी को बता रहे हैं, ये डेल्टा टीवी को बता रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ देखेंगे, तो अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ, ये स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टी एफ, ठीक है। ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ बता रहा है लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में बता रहा है, ये जो बता रहा है लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में बता रहा है, समझ रहे हैं। देखिए जरा, अब लास्ट जो टॉपिक है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जरा आप ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, OP इज इक्वल टू ICRT, OP इज इक्वल टू ICRT, OP के क्वेश्चन ICRT से सॉल्व होंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। Osmosis is equals to net flow of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane। कह रहा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा, जो आपका सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो उसका मूवमेंट होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, घबराना नहीं है, यहाँ पे घबराना नहीं है, थोड़ा सा 2 4 5 मिनट की बात है, घबराना नहीं है। अगर हम ये कह दें कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, कम है, वहां पे अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है उसका मतलब ये भी तो होगा कि वहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम है, सॉल्यूट पार्टिकल कम है। जैसे ये पानी है, उसमें NaOH सॉल्यूट है, ठीक है, और NaOH सॉल्यूट है, तो वहां पे मान लीजिए कि सॉल्यूट कम है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट कम है, ये भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये भी कह सकता है एग्जामिनर कि जहां पे सॉल्यूट कम है, जहां पे सॉल्यूट कम है वहां से जहां सॉल्यूट ज्यादा है, जहां पे सॉल्यूट कम है वहां से जहां पे सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा है उस तरफ नेट मूवमेंट होगा, उस तरफ नेट मूवमेंट होगा। तो लैंग्वेज चेंज करेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको चीजें बता रखी हैं, आपको समझने की आवश्यकता है, बस समझ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए याद रखें, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। अब भाई मैंने आपको कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम है, तो ये भी तो एग्जामिनर कह सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जहां कम है वहां से जहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है उधर की तरफ मूवमेंट जो होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई की जो वैल्यू होती है ICRT, क्या होती है, ICRT, ओपी के क्वेश्चन ICRT, ओपी के क्वेश्चन ICRT, जहां पे आई मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, ये C कंसंट्रेशन है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये T टेम्परेचर है। क्या आप निकाल नहीं लोगे, क्या आप निकाल नहीं लोगे डाटा को रख के, ठीक है। अब एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेकेंड हो जाए। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है, प्राइमरी कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा देखिए, व्हेन पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, यानी कि
OP ऑफ 1 इज ग्रेटर देन OP ऑफ 2, तो इसको जब क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन 1 इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हाइपरटोनिक का मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड, हाइपरटोनिक का मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड। तो दूसरा वाला सॉल्यूशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और लास्ट में एक पॉइंट देख लीजिए बेटा, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन। बायो मॉलिक्यूल के अंदर आप बायो वाले स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा कि ये प्रोटीन जो होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इजिली मेजर्ड एट अ रूम टेम्परेचर। अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट मेथड बता दो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए प्रोटीन का, तो वो कौन सा मेथड होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड इजिली मेजर हो जाता है इसलिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर आप ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हैं आप, आपका चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो, तो उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत प्यार से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी करिए और दूर दूर तक अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।